आज के टाइम पे पैसे तो सभी कमा रहे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग हैं जो पैसे कमा तो रहे हैं लेकिन उसको सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ सेविंग कर रहे हैं लेकिन बहुत गलत जगह सेविंग कर रहे हैं। जैसे पैसे को जो है वो घर पर अलमारी में बंद करके रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे को अपना सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जो उन्होंने अपना बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है। ये सबसे घटिया और गंदा तरीका है। इससे आपका पैसा बचता नहीं है। उनको लगता है कि हम पैसे को सेविंग कर लिए, बल्कि आपका पैसे जो है वो कई गुना ज़्यादा उसका नुकसान होता है। वो पैसा आपका कई गुना ज़्यादा डाउन चला जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ आपका जो ग्रोथ है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आम चीज़ें हो गई, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है और आपका पैसे का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो ये तो सबसे गलत तरीका है कि अगर आप अपना पैसे जो है बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हो या फिर अपने लॉकर्स में रखते हो, तो ये सबसे गलत और घटिया तरीका है पैसे रखने का। आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 जो है इन्वेस्टमेंट बताएंगे, जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन एसेट्स पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एसेट्स वो होता है, ये वीडियो में पूरा हिंदी में हम आपको समझाएंगे ताकि जो हमारे साथ जो लेबर, जो मजदूर, जो रेडी पटरी पर काम करते हैं लॉकडाउन के समय से, वो लोग भी जुड़े हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में नहीं आता है। और बहुत सारे यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस देखने को मिलते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट टॉप आइडियाज़, इन्वेस्ट यहाँ करें, पैसे इन्वेस्ट यहाँ करें, तो उनको लगता है कि इन्वेस्ट करना मतलब आम भाषा में उनके दिमागी में ऐसे बैठा दिया गया है कि उनको लगता है कि पैसे इन्वेस्ट करना मतलब पैसा आपका बर्बाद जाना, वो पैसा डूब गया, चला गया। इन्वेस्टमेंट उसको नहीं कहते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है और कौन से जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे पैसा आपको रखना चाहिए कि एक समय के बाद जब आपका शरीर काम ना करे या फिर आपका कोई ऐसा आपदा स्थिति आ जाए या आपको पैसे की इमरजेंसी आ जाए, तो कहीं से आपको कर्ज और भीख मांगने की नौबत ना पड़े। आप अपनी निजी ज़िंदगी में ही काम करके उस पैसे को जो है अपना सेव करके रख सकते हो, ताकि समय आने पर वो पैसा आपका काम में आ जाए। 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट जो तरीका है जहाँ पर आप करोगे उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें 10 में आपको जो 8वां 9वां है वो बड़े कमाल का है। वैसे लोगों के लिए भी है जो अच्छे खासे जानकार पढ़े लिखे हैं, और कुछ वैसे भी इन्वेस्टमेंट है जो सभी के लिए है जिनको ज़ीरो नॉलेज है। ठीक है, हम पैसा कहाँ रखते हैं? ठीक है, तो आम लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लिए और सेविंग अकाउंट पैसा रखते हैं, जिस पर हमको रिटर्न क्या मिलता है? 4%। वो भी बैंक में अब 2 से 2.5% मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में आप रखते हो अगर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स में, तो उसमें आपको 4% का देखने को रिटर्न्स मिलेगा। मेरा सलाह मानिए तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है पैसे का वो मल्टी करना चाहिए, यानी एक जगह नहीं, कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ। एक पुरानी कहावत आपने सुना होगा कि 2 नाव पर सवारी करने का अर्थात मतलब होता है कि मरना। समझ गए ना? तो आज के टाइम में मैं कहता हूं कि 2 नाव पर नहीं बल्कि आप 4 नाव पर सवारी कीजिए। एक हाथ एक नाव पर, दूसरे हाथ उस नाव पर, एक पैर एक पैर पर नाव पर दूसरा पैर, एक नाव पर दूसरा पैर। कोई ना कोई तो मंजिल आपको पहुंचाएगा ही। मान के चलिए कि आप अगर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एफडी करते हैं, सोना खरीदते हैं, ठीक है, बैंक बैलेंस में पैसा रखते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यही सारे काम करते हैं ना। मान के चलिए कि आपका सोना का रेट एकदम से गिर गया, काम खत्म। आपने सिर्फ सोना में इन्वेस्ट किया था। तो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, मान के चलिए प्रॉपर्टी का रेट एकदम से गिर गया, वहाँ ख़त्म। स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक मार्केट आपका क्रैश हो गया, वहाँ ख़त्म। ठीक है, लेकिन वही आप 3 4 5 जगह आप अपना इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा, तो मान के चलिए कि एक क्रैश भी हो गया तो 3 जगह से आपको अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ही जगह आप इन्वेस्टमेंट करोगे और वो डूबा तो आप भी डूबे। तो 3 4 जगह कीजिएगा तो 1 2 डूबेगा तो आपको 2 3 जगह से और उससे अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि 4 5 जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया और 4 5 जगह क्रैश हो गया। ऐसा कहीं होता है? ऐसा नहीं होता है, जनरली तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो हम बात कर रहे थे कि टॉप 10 जगह जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले आदमी क्या देखता है? रिटर्न, कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा। और दूसरा जो इसका फंडा होता है वो होता है रिस्क, कि हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज रिस्क है। और तीसरा होता है टाइम पीरियड, कि इस टाइम पे हमें इतना पैसा की ज़रूरत है। अपने अपने लक्ष्य होते हैं, अपने अपने लोगों के ड्रीम होते हैं, किसी का कार लेने का, किसी का घर लेने का, किसी के बच्चे की शादी का, तो किसी के आपातकालीन में स्थिति में पैसे निकलने का, अलग अलग कंडीशन हो सकता है। लेकिन बेसिक ये 3 चीज़ें देखा जाता है जो लोग देखते हैं कि हमें कहाँ पर कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिस्क रहेगा, कितना टाइम लगेगा। तो रिस्क वाला भी बताऊंगा और टाइम वाला भी बताऊंगा और यहाँ पर आपको रिटर्न वाला भी बताऊंगा, ठीक है। पहला जो आपका आता है, सबसे पहला तरीका, जो एक जानकार हैं, जो एक स्टॉक मार्केट का सूझबूझ रखते हैं, इसको हमने टॉप 1 पे क्यों रखा है? इसलिए कि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा, ठीक है। जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, जहाँ टाइम कम होता है, वहाँ रिटर्न ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आप इक्विटी में, ठीक है, स्टॉक मार्केट इक्विटी में आप यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी में कर लो, आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा होना चाहिए। आपका जो मान के चलिए कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप होल्डिंग करके रखते हैं तो उसमें भी आपको ये सूझबूझ होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसका अगला रिकॉर्ड क्या है, वो कंपनी हमें कितना % रिटर्न देगी, ये सारे चीज़ों का जानकारी आपको होना चाहिए। तो आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिस्क हाई है लेकिन रिटर्न आपको अनगिनत है। जैसे यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आपको 4%, 6%, 15%, 20% ही मिलेगा। यहाँ पर आपको 25%, 1000%, 3000, 4000, लाखों तक यहाँ पर परसेंटेज जाता है, ठीक है। आप पिछले न्यूज़ में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों का यहाँ पर मिला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से जीरो भी हो सकता है आपका। तो इसमें हाई रिस्क है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा है। दूसरा, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड भी जो है वो बहुत बेस्ट तरीका है। लेकिन इसमें भी आपको ये देखना होगा कि आप इसमें म्यूचुअल फंड डायरेक्ट लेते हैं या फिर सिप के थ्रू लेते हैं। सिप के थ्रू लेते हैं, SIP अगर आप करवाते हैं तो उसमें एक आपका जो अमाउंट है जो आप सेट करोगे वो अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा हर महीने। और यहाँ पर जो आपका मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड है, तो इसमें म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे कंपनियां हैं, उसमें आप देखेंगे कि सभी कंपनियों ने अपना अपना एसेट्स मैनेजमेंट जो है बना रखा है। एसेट्स मैनेजमेंट, आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर जो उनके एसेट्स जो मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, जो आपस में डिसाइड करते हैं कि हाँ भैया हमको यहाँ पैसा लगाना चाहिए, वहाँ पैसा लगाना चाहिए, और वो लोग डिसाइड करके आपके पैसे को अलग अलग तरीके में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 3 तरीके से होता है, यहाँ पर इक्विटी होता है, डेब्ट होता है और हाइब्रिड होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि आप जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो तो वो कंपनी आपको कहाँ पर पैसे लगा रही है, ठीक है। अगर आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हो, अगर उस कंपनी में लगाए हो जो म्यूचुअल फंड आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है, तो वहाँ पर चांसेस हैं आपको कि आपको 30% से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले। कम से कम तो 4% से ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 30% से ज़्यादा ही मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें रहेगा कि रिस्क हाई रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप देख रहे हो वहाँ पर कि जो आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो वो कंपनी आपको कोई बॉन्ड पेपर खरीदती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड पेपर हो गया, ये सब वगैरह खरीदती है, तो उसमें आपको रिस्क जो है वो कम रहेगा। और तीसरा ये भी होता है कि जो म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो म्यूचुअल फंड मल्टीपल में, यानी कई जगहों पर, कई स्थानों पर अपना पैसा लगाती है। वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, इसी चीज़ के जानकार होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे हमको जीरो नॉलेज है, हमारे को जीरो नॉलेज है, हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और म्यूचुअल फंड के जो एसेट्स अपने अपने जो कंपनियां का जो एसेट्स मैनेजमेंट बैठा रखे हैं, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बैठा रखे हैं, इसलिए कि उनको काम ही यही है कि आपका पैसा को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आए। तो जो रिटर्न आता है उस रिटर्न का वो 1-2% अपने पास रख करके बाकी पैसा आपको दे देते हैं। तो ये भी एक दूसरा तरीका हो सकता है, ठीक है। अंत में आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा तरीका बेहतर लगा। एक और यहाँ पर है तीसरा, जिसको हम FD के नाम से जानते हैं, जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट। ये बाप दादा परदादा पुरखों के ज़माने से चला आ रहा है। जैसे आप बैंक में FD कराते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस में FD कराते हैं या किसी भी बैंक में आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, तो इसमें एक
टाइम पीरियड होता है, जैसे जैसे 5 साल का आपने एफडी कराया, 10 साल का एफडी कराया, तो उस टाइम पीरियड के बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक लॉक पीरियड तक इसमें पैसा रखना होगा। लेकिन इसमें रिस्क 0% है, कोई रिस्क नहीं है इसमें, ठीक है, नो रिस्क है इसमें एकदम। बिल्कुल आपका पैसा एक आपको पहले ही पता चल जाता है कि हम आज 1 लाख रुपए रखें तो हमको इस टाइम के बाद हमको पैसा जो है वो डबल होकर के मिलेगा, ठीक है। चौथा तरीका यहाँ पर आता है आरडी, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से भी हम जानते हैं। आरडी में वैसे लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जो लोग डेली कमाते हैं, मान के चलिए उनके पास एक समय उतना पैसा नहीं होता है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि भैया एक टाइम तो हमारे पास उतना पैसा है नहीं, तो वो डेली का 10 रुपया, 20 रुपया या 30 रुपया अपने हिसाब, अपने अकॉर्डिंग से वो आरडी में अपना पैसा जो है रिकरिंग डिपॉजिट में रख सकते हैं। जिसमें इसमें भी आपको एक जो अगर देखा जाए तो रिस्क के नाम की कोई चीज़ नहीं है, 0% रिस्क है, इसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा अमाउंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप रिकरिंग डिपॉजिट को जब चाहें तब अपना आप इसमें उसको क्लोज करा सकते हैं। एफडी वाले में भी वही सिस्टम है, लेकिन उसमें आपका जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट है वो फिर कट जाएगा। लेकिन आरडी वाले में आप कराइएगा तो जब तक का होगा वो लॉक पीरियड का, उस टाइम में आपको मिल जाएगा। एक और सुविधा इसमें आपको मिल जाती है कि आप उस आरडी पर जो है अपना लोन वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं लोन वगैरह भी। तो आरडी भी एक अच्छा बेस्ट विकल्प है। पांचवा है यहाँ पर पीपीएफ, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न 6 से 7%, 7 से 8% तक का देखने को मिल जाएगा। इसमें अच्छी बात यह है कि ये भी बिल्कुल टैक्स फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो एक लंबा टाइम होता है, जैसे 15 साल के लिए कम से कम यहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा। 15 साल के बाद ही आप अपने जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसको आप निकाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आप मान के चलिए कि 3 साल 4 साल में आपने कुछ पैसे यहाँ पर उसमें जमा किए हैं और उस पर आप चाहें तो उस पर लोन भी आप ले सकते हैं। छठा विकल्प आता है आपका ईपीएफ, जिसके बारे में आपने भली भांति सुना होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपका महीने का जो भी सैलरी आता है, जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर एक ईपीएफ अकाउंट आपको जो है वो ओपन कर दिया जाता है। अगर आप अपने तरफ से 2500 जमा कर रहे हो तो कंपनी भी वो आपको 2500 जमा करेगी। और इसमें भी एक आपका रिटायरमेंट के बाद जो है वो अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल जाता है। ये भी बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, कुछ % टैक्स लगता होगा, लेकिन ये भी बिल्कुल टैक्स फ्री के ही दायरे में आता है। सातवां विकल्प आपका आता है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें क्या होता है कि आप एक समय सीमा तक काम करते हैं और 60 के बाद जो आप महीने में आप पैसे कटवाते हैं और कुछ पैसा आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें जमा होता है और वो पैसा सारा कलेक्ट करके आपको कुछ अमाउंट दे दिया जाता है और कुछ अमाउंट आपको से रख लिया जाता है और वो जब तक आप जीवित रहते हैं उस समय तक, उस टाइम पीरियड तक आपको पेंशन के रूप में फिर आपको पैसा दिया जाता है। आठवां विकल्प आता है यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। बहुत सारे कंपनियां ऐसे हैं जो किसी कंपनी से लोन नहीं लेती हैं, गवर्नमेंट से लोन नहीं लेती हैं, वो अपना स्टॉक मार्केट में शेयर नहीं लगाई हुई हैं, तो वो किसी पब्लिक से डायरेक्ट यानी इंडिविजुअल व्यक्ति से डायरेक्ट वो अपना बॉन्ड देती है और उससे ही अपना के रूप में, मतलब कर्ज के रूप में समझ लीजिए, लेती है और उस बॉन्ड का जो भी आपका जो रिटर्न होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो आपको मिलता रहता है। तो कई सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, वहाँ से भी आप बॉन्ड इस तरह का खरीद सकते हो। नवा जो विकल्प आता है यहाँ पर आपका गोल्ड यानी ज्वेलरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्ड परचेज करके रख लेते हैं। भैया गोल्ड का भी दिन प्रतिदिन दाम बढ़ता जा रहा है। अब गोल्ड परचेज करने के भी बहुत सारे अपने नए तरीके हो गए हैं इस डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी में। जैसे आपको गोल्ड मार्केट से, सोनार की दुकान से ही खरीद के नहीं लाना है, आप उसको डिजिटल रूप में भी खरीद सकते हैं, डिजिटल वे में भी खरीद सकते हैं। जैसे फोनपे पर भी आपको डिजिटल गोल्ड मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा और कई ऐसे वेबसाइट है जहाँ मिल जाएगा। स्टेट बैंक वाले योनो एप्लीकेशन में भी डिजिटल गोल्ड मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेज करके रख सकते हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि आप जब चाहे उसको सेल कर दें, जब चाहे उसको बाय कर लें और इसमें भी अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। 10वां जो आता है आपका रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा अमाउंट है लेकिन इसमें हेवी अमाउंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो आज बहुत अच्छा खासा अमाउंट है तो आप उसको किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर लीजिए, किसी लैंड को परचेज कर लीजिए, ज़मीन को परचेज कर लीजिए और इस जो भी ज़मीन है उसका रेट प्रतिदिन दिन प्रतिदिन ऊपर जाते ही रहता है। तो इसमें भी अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। या आप उसमें आपके पास करोड़ों की रुपया है तो आप उसको मान के चलिए कि कोई ज़मीन परचेज कर लिया और ज़मीन परचेज करके उसमें फ्लैट बना दिया, फ्लैट को रूम
किराए पर लगा दिया, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा जो है वो बैकअप मिलता रहेगा और आपका पैसे का पैसा जो है वो खड़ा रहेगा। तो ये 10 जो हमने आपको बताया, इस 10 में से आपको कौन सा बेस्ट लगा ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आप अपने फ्यूचर प्लान के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी हमें नीचे ज़रूर बताइएगा। या फिर आप बिल्कुल आप ऐसे खाली बैठे हुए हैं और आपने भी अलमारी में या फिर अपने घर में या सूटकेस में या फिर बैंक सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको इन 10 में से कौन सा तरीका बेहतर लगा और आप किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी एक ज्ञान मैं आपको दूंगा, जो पॉलिसी होता है जैसे LIC वाला हो गया, SBI में भी कई तरह का पॉलिसी होता है, कहीं जीवन बीमा ले लीजिए, तो भाई जीवन के बाद पैसे का क्या होगा। जीवन जब है तो आप उस पैसे का बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन जीवन के बाद जो आपको दे रहा है, तो फिर मेरे अपना विचार है, वैसे आप अपने नीचे कमेंट में बताइएगा जीवन के बाद फिर क्या पैसे काम करेंगे। ठीक है, परिवार वाले जो परिवार वाले को सोचते हैं, उस तरह का रखते हैं ख्यालात, वो करें। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है यहाँ पर कि जो आपका जीवन बीमा इस तरह का जो लाइफ पॉलिसी है, वो मरने के बाद ही जो बेनिफिट उसमें ज़्यादा मिलता है, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। जो मैंने बताया इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जो अच्छा लगा उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसी भी तरह का सवाल या विचार आपके मन में आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।